नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का खूब खूब स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आप में से बहुत से लोग ने हमें ये प्रश्न पूछा था कि सर यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी दोनों साथ साथ में की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो आइए आज हम लोग वही चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप में से कितने लोग जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग केवल जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है मुझे ये बताना है कि ऑलमोस्ट 80% के बराबर जो सिलेबस है वो दोनों के अंदर कॉमन है। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, जीपीएससी में ऑप्शनल नहीं होता। तो क्या हुआ, अगर यूपीएससी में ऑप्शनल होता है तो जीपीएससी में लैंग्वेज पेपर भी होता है जो यूपीएससी के अंदर क्वालिफाइंग हो जाता है। तो ये जो है किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे और क्या उसके अंदर दोनों के अंदर हम लोग को क्या इक्वल ही तैयारी करनी होती है या उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग को समझौता करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जब भी मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम लेने वाली जो बॉडी है वो यूनियन गवर्नमेंट की बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जबकि जीपीएससी की जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है वो बॉडी कौन सी है? आप कहोगे सर जीपीएससी की जो एग्ज़ाम है वो लेने वाली बॉडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मतलब कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इसके अंतर्गत आती है। सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके ज़्यादा हम लोग को भीतर नहीं जाना, आप में से बहुत लोग समझदार है, आप समझ ही जाओगे। अब ये जो 80% सिलेबस जो कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा जो 20% जो कॉमन नहीं है, मतलब कि दोनों के अंदर यूनिक है, वो कौन से टॉपिक्स है? तो ये वो टॉपिक है जो स्केड्यूल 7 के मुताबिक आपने पढ़ा होगा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्केड्यूल 7 के मुताबिक ये वो टॉपिक्स है जो केवल किसके अंदर में आते हैं? आप कहोगे सर यूनियन लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, ठीक है। और फॉरेन पॉलिसी अगर आपको समझना हो तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर हम लोग जीपीएससी की बात करेंगे तो इसमें वो 20% एक्सक्लूसिव टॉपिक्स कौन से हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि ये 20% जिसके बारे में हम लोग बात करें वो कौन सी लिस्ट में आते हैं? आप कहोगे सर स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो ये स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो एक आता है एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर भी क्या आता है? हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर। तो ये 20% एक्सक्लूसिव जो जीपीएससी के टॉपिक्स है वो कौन से टॉपिक्स है? जो गुजरात की हिस्ट्री है, गुजरात की इकोनॉमी है, गुजरात का कल्चर है, गुजरात का एनवायरमेंट इकोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जो केवल जीपीएससी के अंदर ही आएंगे, वो कभी यूपीएससी आपको नहीं पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो 80% जो कॉमन है वो कॉमन क्या चीज़ है वो अभी हम लोग विस्तार में समझेंगे। 20% जो यूनिक है वो आप पहले समझ लीजिए। ये 20% कौन सी यूनिक टॉपिक्स है? ये वो टॉपिक है जो केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये 20% वो टॉपिक्स है जो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। कुछ इसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार मतलब ये कौन सी सरकार है? जो दिल्ली में बैठी हुई है और वो वहाँ से निर्णय लेती है। तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जो जिम्मेदारी आती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी जो केवल केंद्र सरकार ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर सिक्योरिटी, देश विदेश का संबंध क्या रखना है, ठीक है। ये सब जो है ये सब किसकी जिम्मेदारी में आता है? आप कहोगे सर केंद्र सरकार। और जीपीएससी के अंदर एक्सक्लूसिव कौन से टॉपिक्स है? तो आप कहोगे सर ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब जो टॉपिक है, और एनवायरमेंट इकोलॉजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये वाले जो 20% टॉपिक्स है जो एक्सक्लूसिव जीपीएससी में आते हैं वो ये वाले टॉपिक्स है। ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, इकोनॉमी ऑफ गुजरात, कल्चर ऑफ गुजरात। और ये जो 20% जो एक्सक्लूसिव जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक्स है? जो केवल केंद्र सरकार करती है, जिम्मेदारी उसकी पूरी करती है, निभाती है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार का कोई भी लेन देना नहीं होता है। फाइन। तो ये जो टॉपिक की हम लोग बात कर रहे थे ये मैंने आपको विस्तार में समझा दिया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे ये वाले टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा है 80% जो ओवरलैपिंग है। अब देखिए जब भी आप ये देखते हो सिलेबस यूपीएससी का और जीपीएससी का सिलेबस आप देखते हो और आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप देख सकते हो वर्णन नहीं किया हुआ है, एक्सप्लिसिटली कुछ भी खुला हुआ लिखा हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पे प्राचीन भारत का इतिहास, आप कहोगे सर ये प्रीलिम्स के सिलेबस में तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, नो एक्सप्लिसिट मेंशन इन प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस सिंस देयर इज नो क्लियर टाइमलाइन मेंशन इन द सिलेबस। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ही वेग तरीके से लिखा हुआ है कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब क्या? मतलब कब से शुरू करना है?
प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करना है, मध्यकालीन भारत से इतिहास से शुरू करना है, ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा देखा जाए तो सिलेबस में इसका कोई भी वर्णन नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आप जीपीएससी का सिलेबस सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ही डिटेल में विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की हुई है। उदाहरण के तौर पे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को हम लोग ने कंबाइन करके आपके समक्ष रखा हुआ है। क्या है? पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। आप कहोगे से इंडिया, हाँ इंडिया दोनों में कॉमन है। लेकिन बाद में आप देखोगे कि गुजरात के ऊपर भी इन लोग ने फोकस किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट्स, इट्स सैलिएंट फीचर्स, साइट्स, सोसाइटी, कल्चरल हिस्ट्री, आर्ट एंड रिलीजन। ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। ये आईवीसी मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे मुख्य लाक्षणिकता क्या थी, वो कहाँ पे वो चीज़ें मिली है, वो कौन सी जगहों पे वो चीज़ों का अस्तित्व पाया गया है, सोसाइटी, उन लोग की सामाजिक रचना क्या थी, उन लोग की कल्चरल हिस्ट्री मतलब कि सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए तो उन लोग की इतिहास क्या है, उन लोग की संस्कृति भी किस प्रकार से थी, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आज भी हम लोग विरासत के तौर पे देख सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो परंपरागत तभी भी हम लोग को देखने को मिलती थी और आज भी भारतीय समाज में हम लोग को देखने को मिल रही है, कंटिन्यूटी जिसे हम लोग बोलते हैं। आर्ट एंड रिलीजन मतलब कि उन लोग की जो कला थी, मुख्य कलाएं क्या थी जो उन्होंने ऐसे कौन से हुनर को विकसित किया था, और रिलीजन वो कौन से धर्म की मतलब उन लोग के धर्म की परिभाषा क्या थी, डेफिनेशन क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुजरात, ये देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, आईवीसी एंड गुजरात। मतलब कि ये टॉपिक ऐसा हो जाता है जो आपका एक्सक्लूसिव हो गया जीपीएससी के मुताबिक। बाकी जो टॉपिक है वो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, पिछले वर्षों के पेपर देखोगे तो उसमें क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि आईवीसी के आधार पर प्रश्न आए हैं, हाँ बिल्कुल आए हैं। आपको क्या करना है, केवल पिछले 4 वर्ष के पेपर ही सॉल्व करना है, उसके आधार पर आपको जजमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद में रिलीजन, ये रिलीजन कौन से, एक होता है ऑर्थोडॉक्स के जो परंपरागत जो आज भी हम लोग देखते हैं, और कितने धर्म ऐसे होते हैं जो परंपरागत जो हमारी जो रीति रिवाज जो होता है, जो रस्म होती है उसको ये लोग चैलेंज करते हैं, उसे ये लोग चुनौती देते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि भाई हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स प्राचीन भारत के इतिहास में 2 थे, एक था जैनिज्म, दूसरा था बुद्धिज्म। और फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग एक और भी देखते हैं, वो रिलीजन का नाम है सिखिज्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैदिक टाइम्स, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आप कहोगे सर वैदिक टाइम्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये तो यूपीएससी में भी आता है, बिल्कुल यूपीएससी में भी आता है, जीपीएससी में भी आता है, और उसका खुल्लम खुल्ला वर्णन किया हुआ है। केवल फर्क एक ही चीज़ में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट तरीके से मतलब खुल्लम खुल्ला इन लोग ने वर्णन नहीं किया हुआ है, विस्तार में नहीं समझाया हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि इन लोग ने विस्तार में समझाया हुआ है कि हिस्ट्री में लोग कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो फेमस एम्पायर्स इन इंडिया। एम्पायर्स इन इंडिया तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट ऑब्वियस बात है आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानने मिलेगा। अब आपको कहोगे से एनसीईआरटी में अधिकतर ध्यान इन लोग ने किस पे दिया हुआ है, नॉर्थ इंडिया के ऊपर, मतलब कि उत्तर भारत में जो भी बड़े बड़े साम्राज्य बने थे उसके ऊपर दिया हुआ है। तो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य है उसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, चालुक्यास के बाद में राष्ट्रकूटास, विजयनगर एम्पायर, पल्लवास एंड चोलास, ये कहाँ पे थे, आप कहोगे से दक्षिण भारत मतलब कि साउथ इंडिया में थे। और उन लोग के समय पे उन लोग का प्रशासन किस प्रकार से था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये किस तरह से इन लोग ने विकसित किया था, मतलब कि उन लोग की योजनाएं क्या थी, उन लोग की नीति क्या थी, उन लोग की पॉलिसीज़ क्या थी। इसके अलावा उस समय पे जो मुख्य जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के लिए जो सबसे मुख्य जो संस्थाएं थी वो कौन सी थी, तक्षशिला, नालंदा एंड वल्लभी गुजरात में था। तो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, हुएनसांग, फाहियान, इन लोग ने भी, इब्न बतूता, इन लोग ने किस प्रकार से भारत का वर्णन किया हुआ है उनकी खुद की किताबों के अंदर। तो ये जो है आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, यस यू आर ऑलरेडी स्टडिंग दिस थिंग। खाली फर्क क्या पड़ा है यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास में, आप कहोगे से गुजरात, वो भी लिखा हुआ है आईवीसी एंड गुजरात, इज इट क्लियर। तो ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि यूपीएससी और जीपीएससी के सिलेबस में इतना कोई मेजर फर्क नहीं है। मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट्स के जिन लोग ने ऑलरेडी एज 32 क्रॉस कर ली है, मतलब कि एज ऑफ 32 इन द सेंस के या तो अटेम्प्ट्स पूरे कर ली है, तो उन लोग के लिए अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसके द्वारा वो लोग क्या करें कि यूपीएससी के एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो ऐसे लोग के लिए क्या है, इट कैन एक्ट लाइक अ क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, एक तकिए की तरह काम करेगा। अगर ये लोग गिरते भी है तो बैकअप के तौर पे लोग जीपीएससी को भी रख सकते हैं, फाइन। स्पेशली वो लोग के जो लोग नॉर्थ इंडिया से ट्रैवलिंग करके यहाँ पे गुजरात में सेट हुए, या तो दक्षिण भारत में से भी ट्रैवलिंग करके माइग्रेट करके गुजरात में सेट हुए। मोदी जी ने गुजरात को अच्छा खासा विकसित कर दिया है, इसलिए अब अधिकतर जो जॉब्स खड़ी हो रही है वो कहाँ पर खड़ी हो रही है, आप कहोगे सर कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स में। कोस्ट लाइन मतलब देखा जाए तो गुजरात का समुद्र किनारा सबसे बड़ा है। तो गोइंग वन स्टेप अहेड, विल कम बैक टू दिस पार्ट।
अब देखिए यहाँ पे जीपीएससी ने एक चीज़ कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, फेमस एम्पायर्स और सबऑर्डिनेट रूल इन गुजरात। अब ये फेमस एम्पायर्स का मतलब क्या होता है कि भाई गुजरात के अंदर कौन से मुख्य साम्राज्य बने थे, और सबऑर्डिनेट रूलर्स मतलब क्या था कि जब उन लोग की राजधानी जब दूसरे कोई हिस्से में थी, भारत के कोई दूसरे हिस्से में थी, तो उस वक्त उन लोग ने गुजरात में कौन से गवर्नर को अपॉइंट किया था ताकि उनकी तरफ से वो क्या करे, प्रशासन कर सके। तो ये जो है सबऑर्डिनेट रूल इन गुजरात, इसमें लिखा हुआ है, देखिए हर्षवर्धन एनी टाइम्स हिज रिलेशंस विद गुजरात राजपूत पीरियड, सोलंकी इन्वेजन ऑफ गजनी गोरी। अब इसमें से भी आप देखोगे कि भाई कितने कितने लोगों ने गुजरात में गवर्नर अपॉइंट किए थे और कितने कितने लोग खुद प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली लोग गुजरात में रूल करते थे। अब हिस्ट्री ऑफ गुजरात है, कोई हिस्ट्री ऑफ काठियावाड़ है, उसके बारे में हम लोग को डिबेट नहीं करना है, क्योंकि गुजरात की भी अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के एक्चुअल में देखा जाए तो 5 हिस्से हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ गुजरात जो हम लोग कहते हैं। एक कौन सा, एक कच्छ वाला हिस्सा, एक कौन सा काठियावाड़ वाला हिस्सा, बाकी जो 3 हिस्से हैं नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड साउथ गुजरात, इस तरह से। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, ये हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ साउथ सेंट्रल गुजरात की नहीं है, ठीक है। ये हिस्ट्री कौन सी है, ये हिस्ट्री ऑफ वो है काठियावाड़ है। तो काठियावाड़ की हिस्ट्री जो है इसे आज हम लोग किसमें समझते हैं, किसमें काउंट करते हैं, गुजरात की हिस्ट्री के अंदर अभी हम लोग उसकी गणना करते हैं। अब उस समय के अंदर प्राचीन भारत के बाद ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो तो गुजरात के अंदर भी बहुत बड़े बड़े साम्राज्य का जन्म हुआ था। वो कौन से साम्राज्य थे, चावड़ा, सोलंकी, वाघेला, जिसका एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है खुल्लम खुल्ला, आप देख सकते हो। चावड़ा, सोलंकी, वाघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात, देयर रूलर्स, मतलब कि उन लोग के मुख्य राजा महाराजा कौन थे, एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोग का प्रशासन किस प्रकार से था, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, सामाजिक रचना किस प्रकार से थी, वो कौन से धर्म के मानने वाले थे, या तो कौन से धर्म को इन लोग ने आगे बढ़ाना आगे मतलब पैट्रोनेज दिया था, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था। लिटरेचर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, साहित्य, कला और एवं वास्तुकला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है ये प्राचीन भारत के इतिहास मैंने आपको समझाया है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मेडाइवल हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ भी एक्सप्लिसिटली वर्णन किया हुआ नहीं है, लेकिन जीपीएससी के सिलेबस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन लोग ने क्लियर कट इसका एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। पहले लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1526, मतलब क्या होता है कि 12वीं सदी मतलब 13वीं सदी की शुरुआत से लेके ऑलमोस्ट देखा जाए तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी के बराबर इन लोग ने मेंशन किया हुआ है, ये टाइमलाइन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई टाइमलाइन लिखा हुआ नहीं है। और उस समय के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि गुजरात के अंदर कौन सी इंडिपेंडेंट सल्तनत हुई थी, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जिसने अपने आप को स्वतंत्र जाहिर कर दिया था। उसमें कौन थे, सुल्तान अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में भी इन लोग ने लिखा हुआ है 1526 टू 707, और उसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखना है, थोड़ा नहीं मतलब देखा जाए तो बहुत ठीक तरह से आपको जानकारी रखना है। अब यही बात जो है आप किस तरह से समझोगे, तो मुगल एम्पायर जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, आप कहोगे सर दिल्ली में थी, लेकिन उस वक्त उन लोग ने गुजरात के अंदर कौन से गवर्नर्स को अपॉइंट किया था, उन लोग की निमणूक किस प्रकार से की थी, और वो गवर्नर्स की गुजरात को लेके क्या क्या पॉलिसीज थी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये आपको समझना है, ठीक तरह से ध्यान दे समझना है। लिखा हुआ क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल फोकस ऑन गुजरात, ठीक है। तो इंडिया है, हाँ आप बोलोगे सर इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन आपको गुजरात को भी साथ में ध्यान में लेके चलना है कि उस वक्त गुजरात में कौन सी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं बनी थी या बन रही थी। नेक्स्ट लिखा है भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म, द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, गुजरात अंडर द मुगल्स एंड मराठास। ये एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि इसके बारे में यहाँ पे कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। अब वर्णन नहीं है मतलब क्या है कि भाई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, नहीं क्वेश्चन तो ये लोग पूछ ही सकते और पूछे भी है, जो आप देख सकते हो कि इसके आधार पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिलेबस में देखा जाए तो ऐसा कोई भी वर्णन नहीं किया हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्लिसिटली और बहुत ही डिटेल के अंदर इन लोग ने समझाया हुआ है। आगे बढ़ते विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पे जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो प्रीलिम्स से लिखा हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम जो थी, ठीक है, या तो जो मूवमेंट चढ़वल गुजराती में जना पड़ेगी, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन फिर से दोबारा वही, हाउएवर प्लीज नोट दैट देयर इज नो क्लियर टाइमलाइन मेंशन्ड इन द सिलेबस। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीपीएससी के सिलेबस पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन गुजरात, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब कि अंग्रेजों ने जब आना शुरू किया, नॉट अंग्रेज बट देखा जाए तो यूरोपियन लोगों ने जब भारत में आना शुरू कर दिया था तो उसके बारे वहाँ से इन लोग ने शुरुआत की है।
नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजों ने किस तरह से अपना खुद का विस्तार किया था फ्रॉम 1757 टिल 1856, मतलब कि 1857 रिवॉल्ट के पहले का इन लोग ने लिखा हुआ है। अब उसके बाद में लिखा हुआ है कि उस वक्त उन लोगों की मुख्य पॉलिसीज क्या थी, नीति क्या थी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी एंड महलवारी, जो आप ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। अब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ध्यान से, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ओरिजिन, नेचर, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात, मतलब कि आपको गुजरात को साथ में लेके चलना है कि भाई उस वक्त गुजरात में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं बनी थी और गुजरात के अंदर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसका रिएक्शन क्या था। नेक्स्ट जो एक चीज़ लिखा है, गायकवाड रूल इन बड़ौदा, वॉकर सेटलमेंट, ये भी आप देख सकते हो कि क्लियर कट लिखा हुआ है, वॉकर करार जिन्हें गुजराती में आपने कही है। अब जो चीज़ लिखा हुआ है, इंडियन नेशनलिज्म, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि भारत के अंदर आज़ादी की भावनाओं को लेके किस प्रकार से भावनाएं उठी थी और उसके लिए मुख्य कारक क्या थे, उसके लिए मुख्य कारण कौन से थे, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1920, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि भारत में मुख्य जो क्रांति लाने वाले कौन थे और क्रांति के अंदर किन लोग ने किस प्रकार से योगदान दिया था, भारत में रह के किन लोग ने दिया था और भारत के बाहर रह के किन लोग ने और किस प्रकार से योगदान दिया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। अब आप कहोगे सो सुभाष चंद्र बोस तो वहाँ से थे, पश्चिम बंगाल से थे, भले ही पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन आज देखा जाए तो हम लोग सभी भारतवासी क्या करते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस देते। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका गुजरात से भी एक कनेक्शन था, वो क्या था कनेक्शन, वो सब चीज़ें को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में लेके चलना है। ये सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस, मतलब क्या है कि ये लोग चाहे तो इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, गुजरात भी लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि जो सामाजिक जो भी हम लोग देखते हैं कि क्रांति आई थी, या तो क्रांति से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि समाज सुधार के लिए जो भी कदम उठाए गए थे, तो वो कदम जो भारत में उठाए गए थे और गुजरात में कौन से कदम उठाए गए थे और वो कदम उठाने वाले मुख्य लोग कौन थे, वो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट मूवमेंट। इसके बारे में भी जीपीएससी ने सिलेबस में एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो लिखा हुआ है, रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इन गुजरात। फाइन, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये है, रिफॉर्म मेजर्स इन द प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र, कच्छ एंड गुजरात। ठीक है, सौराष्ट्र जैसे मैंने आपको बताया काठियावाड़, कच्छ एंड गुजरात। अब गुजरात मतलब कौन सा, साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ गुजरात, विद स्पेशल रेफरेंस टू सयाजी राव गायकवाड़ III ऑफ बड़ौदा, भगवत सिंह ऑफ गोंडल, वाघजी ऑफ मोरबी, भाव सिंह जी ऑफ भावनगर, लखाजी राज ऑफ राजकोट एंड रंजीत सिंह ऑफ नवानगर। क्लियर कट लिखा हुआ है, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब कि आपको ये बाउंड्री के बाहर, ये इन सीमाओं के बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे इन लोगों ने कितना क्लियर कट इसका वर्णन किया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्णन किया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या है कि जीपीएससी सिंपल है कि यूपीएससी सिंपल है। देख लीजिए कि जो लोग जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जीपीएससी करने वालों के लिए यूपीएससी क्लियर करना ज़्यादा ईजी है, नॉट द अदर वे अराउंड। यूपीएससी वालों के लिए क्या है, सिलेबस का कोई मेंशन ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब सिलेबस इज लाइक वेरी वेग। जबकि यहाँ पे सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें दी हुई है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में तैयारी करोगे तो उसके बाद आप इतने हद तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे कि आप चाहो तो यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए भी बैठ ही सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अब जो इंसान जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है पिछले 2 या 3 या 4 बरस से, या तो 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुका है, तो जाहिर सी बात है उसकी इतनी मैच्योरिटी होगी कि वो भी चाहे तो जीपीएससी के एग्जाम दे सकता है। जीपीएससी के एग्जाम जो लोग नॉर्थ इंडिया के लोग दे रहे हैं, ठीक है, अब उन लोग के लिए एंट्री बैरियर आ जाता है। वो एंट्री बैरियर क्या है, वो अवरोध क्या है? अवरोध ये है कि जीपीएससी के एग्जाम प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लोगे, लेकिन मेंस की अगर आपको तैयारी करना हो तो मेंस की तैयारी के दौरान आपको एक अलग से पेपर करना पड़ेगा जिसका नाम है कंपलसरी गुजराती पेपर। वो कंपलसरी गुजराती पेपर जो है दैट एक्ट सेकंड एंट्री बैरियर स्पेशली फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप चाहो तो जीपीएससी के एग्जाम दे दीजिए, बेशक दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया तो मेंस को अगर आपको क्लियर करना हो तो आपको इसके बारे में थोड़ी इसके ज़्यादा ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आते हम लोग दोबारा ये कोर टॉपिक पे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोग ने एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो इन लोग ने समझाया हुआ है कि हम लोग कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। हिज थॉट्स, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसॉफी।
इंपॉर्टेंट सत्याग्रह विद स्पेशल रेफरेंस टू सत्याग्रह ऑफ गुजरात, खेड़ा, बोरसद, बारडोली, धारसना, धौलेरा, राजकोट एंड लिबड़ी। अब वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि भाई केवल 2 या 3 ही सत्याग्रह हुए थे, देख लीजिए सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो सत्याग्रह जो थे वो कहीं कहीं और जगह पे भी हुए थे। और इसके बारे में आप देख सकते हो कि कुल मिला के गुजरात में ही देखा जाए तो कितने सत्याग्रह हुए थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फाइन, तो ये जो है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। कौन से सिलेबस के अंदर? जीपीएससी के सिलेबस में आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। सरदार पटेल, अब उनका योगदान क्या था भारत की आज़ादी की क्रांति में, उनका योगदान क्या था, और आज़ादी के बाद ठीक है उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, मतलब कि भारत को एकत्रित करने में, एकजुट करने में उन्होंने किस प्रकार के प्रयत्न किए थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी आर अम्बेडकर, हिज लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें भी बहुत ज़्यादा मतलब इनका भी नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इनका भी योगदान किस प्रकार से था भारत के संविधान की रचना करने में। नेक्स्ट जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है 1947 के बाद। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन लोग ने ऐसा कोई क्लैरिटी दी नहीं है, केवल इतनी चीज़ लिखी हुई है कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कि मतलब भारत के अंदर किस प्रकार से कंसोलिडेशन हुआ था, मतलब कि एकजुट हम लोग भारत को किस तरह से एकत्रित किया था। और जब भारत एकत्रित बन चुका, जब भारत का नक्शा बन गया तो भारत के अंदर राज्यों के बीच में किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ था, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स विद इन द कंट्री। आपको आगे से देखिए यहाँ पे भी रीऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी रीऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर एक तालमेल आपको देखने को मिलता है। मतलब वही चीज़ जो आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी तैयारी कर सकते हो। दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई उसके बाद में वो क्या लिखा हुआ है, महागुजरात आंदोलन मूवमेंट एंड मेजर इवेंट्स। मतलब कि भारत जब बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सॉरी नॉट भारत, गुजरात जब बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पार्ट था तो तब क्या थी, तब हकीकत क्या थी। और फिर 1960s के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गुजराती लिटरेचर, गुजराती साहित्य जो है उसके आधार पर गुजरात के अंदर भी एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की एक मूवमेंट चली थी, एक क्रांति आई थी और एक बाकायदा एक अलग ही लहर फैली थी, जिसके आधार पर गुजरात फिर आगे जाके क्या बना, एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना। लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषा के आधार पर एक अलग से स्टेट बना। तो वो जो मूवमेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, महागुजरात आंदोलन। ये महागुजरात आंदोलन जो है, महागुजरात मूवमेंट, उसके अंदर मुख्य घटनाएं क्या बनी थी, उसके अंदर उन मुख्य लोग कौन थे जिन लोग ने इसके अंदर योगदान दिया था। अब जो लोग ये लेक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं उन लोग के लिए, हमारे परिवार में से भी और हमारे समाज में से भी कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने बाकायदा श्रद्धांजलि देने के लिए वो कब्रिस्तान आए थे और कब्रिस्तान आके उन्होंने बाकायदा उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी कि जिन लोगों ने महागुजरात आंदोलन के अंदर अपना खुद का योगदान दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ बताता है कि भाई ये सब चीज़, ये घटनाएं जो बनी थी ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे गुजरात के इतिहास के अंदर। फाइन, तो विल गो वन स्टेप अहेड ऑफ दिस थिंग। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको क्लैरिटी दी थी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये केवल यूपीएससी का पार्ट है, वो जीपीएससी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि सर यूपीएससी के ना आपको ये करना पड़ता है, क्या कहते हैं, ऑप्शनल करना पड़ता है, यूपीएससी के ना आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी जो आपको जीपीएससी में एक्सक्लूसिव करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसमें क्या हो गया, आप बोले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन गुजरात, मेडावल तो गुजरात, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री गुजरात। तो गुजरात के संदर्भ में आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे मेहनत कम यहाँ पे मेहनत ज़्यादा, या तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत सॉरी यहाँ पे मेहनत कम यहाँ पे मेहनत ज़्यादा, नॉट वाइस वर्सा। दोनों के अंदर उतनी मेहनत लगती है, दोनों के अंदर करीब करीब आपको 1 बरस तो लगना ही लगना है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप दोनों की तैयारी एक साथ में कर रहे हो तो बट ऑब्वियस बात है 20% आपका एड ऑन हो जाएगा। 100% तो आप कर ही रहे हो, 20% और आप कर लीजिए तो 120% आया। 120% अगर आपका हो गया तो आप दोनों ही एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब जब आप दोनों एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो दोनों की क्वेश्चन पेपर की पैटर्न में कुछ फर्क होता है। दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। वो क्वेश्चन पेपर की पैटर्न में किस प्रकार से फर्क होता है वो हम लोग कभी बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आते हम लोग दोबारा ये टॉपिक पे कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आगे वाले टॉपिक्स के अंदर लिखा हुआ है गुजरात के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं बनी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्म मेजर्स बाय प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र, कच्छ एंड गुजरात, ये लिखा हुआ है। दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो गायकवाड़ रूल इन बड़ौदा एंड वॉकर सेटलमेंट। फाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं कहीं जहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है गुजरात 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 गुजरात। तो जब आप इन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा से करते हो इसी प्रकार से अगर आप ये चीज़ भी देखते हो तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी हुई है, नॉट एक्स्ट्रा दी हुई है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो, बट आप देख सकते हो कि अदर देन व्हाट इज कॉमन, 80% कॉमन के अलावा 20% चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे अलग है, 20% चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे अलग है। एकदम क्लियर हो रहा है, येस और नो। आगे बढ़ते हम लोग दोबारा ये कोर टॉपिक पे।
आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं, कला और संस्कृति पे आते हैं। तो जब कला और संस्कृति पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं है। हाउ एवर दे आर आस्क्ड, मतलब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मेंस में देखा जाए तो एक्सप्लिसिटली मतलब खुल्ला इसका वर्णन किया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट फीचर्स एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। मतलब कि प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में समझदारी रखनी है। अब प्रश्न ये होता है कि आधुनिक आप किसे कहोगे, प्राचीन किसे कहोगे और मेडिवल मतलब कि मध्यकालीन आप किसे कहोगे। यहाँ पे इसका कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है, टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है कि प्राचीन मतलब आप प्राचीन को कब से शुरुआत करते हो और मॉडर्न मतलब कि आधुनिक भारत को आप कब तक लाके खत्म करते हो। ऐसा कोई टाइमलाइन यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो कहे वैसा कुछ चीज़ लिखा हुआ नहीं है, वर्णन नहीं किया हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए लिखा हुआ है इंडियन कल्चर एंड सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। देख रहे हैं आपको क्लियर कट किस तरह से लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर एंड सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। ये लिखा हुआ है, यस क्लियर कट लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिल्म्स के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गुजरात। अब आपको से ये तो गुजरात का है ना, हाँ बिल्कुल गुजरात का है, तो यहाँ पे यूपीएससी में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स कि जो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात के संदर्भ में भी इन लोगों ने एक्सप्लिसिटली मतलब कि बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। क्या है आप देख सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गुजरात, गुजरात म्यूजियम्स, एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरीज, कल्चर, रिलीजियस एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स ऑफ गुजरात, गुजराती थिएटर, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स, लाइफ ऑफ आदिवासी ट्राइब्स, फेस्टिवल, फेयर्स, कॉस्ट्यूम्स, रिचुअल्स लिखा हुआ है। गुजराती लिटरेचर, गुजराती साहित्य, मोड्स, स्ट्रीम्स, लिटरेचर्स एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस, पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात, ये भी लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप जीपीएससी की तैयारी करते हो तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप एक काम करिए, गुजराती लिटरेचर आप ले लीजिए ऑप्शनल के तौर पे। आपका जीपीएससी का ये भी क्लियर हो जाएगा, आपका लैंग्वेज पेपर भी क्लियर हो जाएगा और आपका गुजराती लिटरेचर भी आपका साथ साथ में इसके साथ साथ दौरान हो जाएगा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है जीपीएससी मेंस आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ गुजरात, क्या लिखा हुआ है, ये मेंस का दिया हुआ है और ये प्रीलिम्स का दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रीलिम्स लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, ये मेंस लिखा हुआ है, यस बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको दी हुई है, सोशल कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गुजराती भवई, ठीक है। अभी भवई क्या है, ये बेसिकली एक ड्रामा है, तो भवई के ऊपर इन लोग ने लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि भाई उसका सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसका परफॉर्मेंस मतलब उसका प्रदर्शन किस प्रकार से होता है। गुजरात फोक कल्चर एंड ओरल ट्रेडिशन, इट्स इंपॉर्टेंस, पिकुलरिटीज एंड इम्पैक्ट। फोक मतलब सामान्य तौर पे जो जनजाति जो उसका उपयोग करते आ रहे हैं, फोक कल्चर मतलब सामान्य तौर पे जो लोग जो है, आम तौर पे जो लोग है उसके अंदर वो चीज़ बहुत प्रचलित है। और प्रचलित मतलब वो इट्स लाइक वो एजीज से मतलब सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोक कल्चर। एंड ओरल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरागत तौर पे जो चीज़ें चलती आ रही है, रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे ट्रेडिशंस। ओरल मतलब वाणी के तौर पे। इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, इसकी लाक्षणिकता क्या है और उसका असर क्या है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिनेमा एंड थिएटर ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब आपको क्या सर ये सोसाइटी वाला पार्ट तो नहीं, सोसाइटी वाला ही पार्ट है लेकिन लिखा हुआ है, देखिए गांधीयन थॉट्स एंड रिलेवेंस, ये दोबारा आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी ये लोग पूछ लेते हैं। कल्चर ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, ट्राइबल कल्चर, गुजराती फीमेल लिटरेचर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हाँ क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप देखिए सोसाइटी के बारे में, देखिए सोसाइटी के बारे में आप देखोगे तो यूपीएससी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है, जबकि यहाँ पे जीपीएससी में ऐसा कोई भी वर्णन किया हुआ नहीं है, सिवाय कि ये वाली चीज़ें। आप देख लीजिए यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिनेमा एंड थिएटर ऑन सोसाइटी, यहाँ पे लिखा है सेलेम फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, सेलेम फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ पे कोई भी वर्णन किया हुआ नहीं है। केवल कौन सी चीज़ें कॉमन है, आप कह सकते हो सर यही चीज़ें कॉमन है, बाकी की चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन कौन सी चीज़ है, जो चीज़ कॉमन है वो तो आपको ऐसे भी हो ही चुकी है, कितनी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है, कितनी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, फाइन। तो जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है, फाइन। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉलिटी के अंदर। अब पॉलिटी के अंदर भी आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, यस इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, लोकल बॉडी, जुडिशरी, ठीक है। मेन से भी लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी, लोकल बॉडी,
ये सब की सब चीज़ें जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो वही सेम की सेम चीज़ें आपको कहाँ पे पढ़ना है, आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। दोबारा क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये भी लिखा हुआ है, यस क्लियर कट लिखा हुआ है। जुडिशियल इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक समान बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है गवर्नेंस के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे उसका ऐसा कोई भी वर्णन किया हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ लिखी हुई है प्रीलिम्स के अंदर, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली टाइटल दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है और उसके साथ साथ में उसकी परिभाषा भी दी हुई है कि पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे ये लोग क्या पूछ सकते हैं। तो लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन, अनुशासन, ठीक है। यूपीएससी मेंस के अंदर गवर्नेंस पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, मेंस के अंदर दिया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। मतलब सरकार की जो मुख्य योजना है और सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस जो होता है, ठीक है, तो वो इंटरफेयर किस तरह से कर दिए ताकि वो बहुत सारे समूह और समुदाय को क्या कर सके, विकसित कर सके। और भारत की जो मेन जो स्ट्रीमलाइन है उसकी जो मुख्य जो करंट है उसके साथ साथ में हम लोग क्या करें, उन्हें जोड़ सके ताकि समाज का कोई भी हिस्सा पिछड़ न जाए, पीछे न रह जाए। और उन योजनाओं को लेके कौन सी प्रकार की मुश्किलें, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी है, डिट्टो। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों ही चीज़ें कॉमन है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो। प्रीलिम्स में एक जहाँ पे लिखा हुआ है राइट्स इश्यूज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है राइट्स इश्यूज। अब राइट्स मतलब कौन से राइट्स, मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, SC/ST इन जातियों का अधिकार, चाइल्ड राइट्स, इन लोगों के भी अधिकार किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई एक्सेट्रा मतलब क्या हो सकता है, इसके अलावा भी और भी कोई चीज़ें हो सकती है। तो आप कहोगे सर कौन सी एग्जाम्पल दीजिए, LGBTQIA ये कम्युनिटी का भी हो सकता है ना। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी की मेंस के सिलेबस में देखिए लिखा हुआ है यूपीएससी मेंस डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट प्रोसेसेस, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो रोल ऑफ NGOs, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, NGOs एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फाइन, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कॉमन दी हुई है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, किस तरह से आप प्रतिक्रिया देते हो। यूपीएससी मेंस में लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, RTI, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है। एंड इंस्टीट्यूशनल अदर मेजर मतलब सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसी को तो लाने के लिए हम लोग RTI लेके आए थे। पब्लिक सर्विस एंड इम्प्लीकेशन, कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सोशल ऑडिट का ऐसे कहीं पे भी वर्णन किया हुआ नहीं है। ई गवर्नेंस के बारे में लिखा हुआ है एप्लीकेशन मॉडल सक्सेस, ठीक है, लिमिटेशंस, उसकी मर्यादा क्या है और उसकी कितनी हद तक सक्षम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन गवर्नेंस। फाइन, मेंस में दोबारा देख लीजिए एथिक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ एथिक्स के अंदर, एथिक्स में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन दी हुई है। एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, यहाँ पे भी आप देख लीजिए एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, वही सेम चीज़ यहाँ पे इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। एटीट्यूड दोबारा आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स कॉमन है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ कॉमन है। तो द क्रक्स इज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर एक्चुअली कॉमन इन बोथ ऑफ देम। जब मैं दिल्ली में था और जब भी मैं दिल्ली में जाता हूँ, आई वुड से लाइक दिस, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग यूपी पीएससी की भी तैयारी करें और बिहार पीएससी की भी तैयारी करें। अब तो हकीकत ये हो गई कि यूपी पीएससी के लोग जो है वो लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड की भी तैयारी करते हैं या तो एमपी की भी तैयारी करते हैं। तो जब वो लोग यूपीएससी के साथ साथ जब स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो क्यों ना गुजरात में भी हम लोग इस प्रकार का एक ट्रेंड खड़ा करें, माहौल खड़ा करें, ताकि लोगों को दोनों तरफ फायदा मिल सके। मतलब कि यूपीएससी के बच्चों को जीपीएससी का भी फायदा मिले और जीपीएससी के बच्चों को यूपीएससी का भी फायदा मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉमन चीज़ें दी हुई है। खाली एक चीज़ जैसी है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया हुआ है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, जबकि इसके बारे में यहाँ पे कोई भी वर्णन किया हुआ नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि किस तरह से क्लियरली दिखा हुआ है, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि यहाँ पे इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एथिक्स, करप्शन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। फाइन। प्रोबेट इन गवर्नेंस, ये सब चीज़ें जो है यूपीएससी में दिया हुआ है। तो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री था वैसे ही वाला टॉपिक है। अब देख लीजिए दोनों के अंदर केस स्टडी लिखा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ डिबेट करेंगे कि सर केस स्टडी पूछते तो नहीं है। अरे पूछते नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में, मतलब आने वाले भविष्य में नहीं पूछ सकते? नहीं, आने वाले भविष्य में पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे जीपीएससी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सब बढ़ते आ रहे हैं, तो जीपीएससी भी क्या कर रहा है, धीमे धीमे करके अपना खुद का स्तर बढ़ाते जा रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग को 1 या 2 पेपर के अंदर देखने को मिला कि जीपीएससी ने भी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर केस स्टडीज पूछे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई प्रीलिम्स के अंदर वर्णन नहीं है। प्रीलिम्स फॉरेन पॉलिसी मतलब कि आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मेंस एग्जाम। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ हद तक इन लोगों ने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड द फोना। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड द फोरा, नॉट फोना, फोरा, द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। फिर एक चीज़ लिखी हुई है न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, अगर आप देखोगे इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो वर्णन जो किया हुआ है, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ये किससे जुड़ा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी मतलब कि आईआर से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी मेंस में लिखा हुआ है। मेंस में क्या लिखा हुआ है, इंडिया और उसके अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ इसके क्या संबंध है, बायलैटरल, ठीक है, द्विपक्षीय, रीजनल, ग्लोबल को मल्टीलैटरल को हम लोग बोलेंगे बहुपक्षीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, ठीक है, एंड ग्लोबल, वैश्विक स्तर पे हम लोग किस प्रकार से बड़े बड़े ग्रुपिंग्स देखते हैं, बड़े बड़े हम लोग ग्रुप देखते हैं और उनमें लोग किस प्रकार से समझौता करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स इंडिया, जिसके अंदर भारत किस तरह से शामिल होता है। अगर भारत शामिल नहीं होता है तो भारत के स्वार्थ को किस तरह से वो असर करते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेंट फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो नीति है, उसको लेके उसकी मुख्य लाक्षणिकता क्या है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर पॉलिसीज एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इंडिया स्टैंड, कि भारत का उसको लेके क्या स्टैंड है, भारत की प्रतिक्रिया क्या है, उन सब चीज़ों को लेके। दूसरी एक चीज़ जो आप देख सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं है, जबकि यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। फाइन। ज्योग्राफी बात है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, आउट से एकदम पानीपुरी जैसे। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि अगर आपको आंसर पता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पानीपुरी कैसी होती है, रेडी करके देता है, सीधा आप मुंह में डालते हो। क्लियर, रेडी किया, मुंह में डाला। ये क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, रेडीमेड क्वेश्चंस, एकदम रेडीमेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको आंसर आता है सीधा आप लो, खा लो, हजम कर लो। देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते यूपीएससी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप देख सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिखा हुआ है। और इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप खुद कहोगे कि सर ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन है। कौन सी चीज़ें कॉमन है, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में लिखा हुआ है सेलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, कि भाई वैश्विक स्तर पे हम लोग क्या देखते हैं, भौगोलिक स्तर पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी मुख्य लाक्षणिकता क्या है, जबकि वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेजर फिजिकल डिविजन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, नेचुरल ड्रेनेज, क्लाइमेट चेंज एंड रीजन्स, मॉनसून, मेजर सॉल्ट टाइप्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन। ठीक है, चेंजेस इन देयर क्रिटिकल changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। वो जो चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजर फिजिकल डिविजन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, नेचुरल ड्रेनेज, क्लाइमेट चेंज एंड रीजन्स, मॉनसून, मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब आप कहोगे सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेके ना, यस बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है मेजर रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर एंड वेजिटेशन। दिस इज एक चीज़ लिखी हुई जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब आप कहोगे सर वही सेम चीज़ तो अभी आप यहाँ पे वर्णन कर रहे थे, मेजर फिजिकल डिवीजन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे मुख्य कौन सा होता है, आप कहोगे सर सुनामी। तो सुनामी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और तरीके से लिखा हुआ है।
वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन लिखा हुआ है, यस बिल्कुल लिखा हुआ है। नेचुरल हैजार्ड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट, सुनामीज, ड्रॉट, फ्लड, क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशंस, पॉल्यूशन हैजार्ड मैनेजमेंट, ये भी आप देख सकते हो दोनों के अंदर लिखा हुआ है। एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है पॉल्यूशन हैजार्ड मैनेजमेंट, ये आपका कौन सा टॉपिक है? ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसका वर्णन कहाँ पे किया हुआ है? ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल में किया हुआ है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, दे सेलेंट फीचर्स, बेसिक इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थीय, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। एक्सप्लिसिटली देखा जाए तो इसका इसकी समझौती दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वही आप कहोगे सर यहाँ पे फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स मतलब कारक कि उन सब चीज़ों के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार है या जिम्मेवार है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है, सप्लीमेंट भी करती है, और दोनों का फायदा एक दूसरे में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखा इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड इंडियन गुजरात। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कहोगे सर ये जो है ये गुजरात के बारे में आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 20% के अंदर और एक चीज़ शामिल हो गई, वो क्या है? वो है ज्योग्राफी ऑफ गुजरात। ज्योग्राफी ऑफ गुजरात के बारे में यहाँ पे ऐसा कोई वर्णन किया हुआ नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ गुजरात के बारे में वर्णन कहाँ पे किया हुआ है? आप कहोगे सर जीपीएससी के पेपर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब आपको वैसे ज्योग्राफी खत्म ना? नहीं, ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ है। देखिए ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और डेवलपमेंट ज्योग्राफी के बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं। इकोनॉमी पे आप देखोगे प्रीलिम्स के अंदर एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, जबकि आपको अगर समझना हो तो प्रीलिम्स के अंदर आपको क्या करना है? डायरेक्टली प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करना है। जब आप प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका बॉर्डर क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसकी सीमा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज टिल डेट, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय पे क्या थी, किस प्रकार से थी, उसमें किस प्रकार के बदलाव हम लोग को देखने को मिले, और आज भी हम लोग किस प्रकार से उन सब चीज़ों को बदलते हुए देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तो तब परिस्थिति क्या थी। मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तब उसकी मुख्य लाक्षणिकताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत किस तरह से अल्प विकसित देशों के अंदर माना जाता था, ठीक है। आज भारत विकासशील देशों में देखा जाता है, लेकिन उस समय की बात करें तो भारत वॉज एक्चुअली सीन एज ए वेरी पुअर कंट्री। तो ट्रेंड इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के व्यक्तिगत आय के अंदर हम लोग किस प्रकार से बढ़ावा देख सकते हैं या देख रहे हैं। सेक्टोरल कंपोजिशन, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब कि जो भी है सेक्टर मतलब क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में हम लोग किस प्रकार से हम लोग को लोगों का कामकाज या कारोबार देखने को मिलता है। फायर प्लान्स, इसके बारे में लिखा हुआ है, यस कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि किस तरह से हम लोग संसाधन को एकजुट करने में या एकत्रित करने में हम लोग को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, विकास और विकास मतलब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट मतलब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, हिंदी में उसका शब्द याद नहीं आ रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। यहाँ पे लिखा हुआ फायर प्लान्स, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है इफेक्ट ऑफ एलपीजी ऑन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। फाइन, लिबरलाइजेशन रिडिफाइनिंग इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या है आप देख सकते हो, गुजरात। फिर से वंस अगेन लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको होगा सर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। जीपीएससी के अंदर गुजरात, उसके अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपकी एड ऑन हो जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, एथिक्स, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और वैसे ही कुछ चीज़ें आपकी कहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो तो आइडियली देखा जाए, आदर्श परिस्थिति के अंदर देखा जाए तो इंसान को तैयारी दोनों की ही करनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस जब इतनी हद तक ओवरलैपिंग है तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आप दोनों की एग्जाम दे पाओगे, आप दोनों की एग्जाम में आप बैठ पाओगे। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स का पेपर भी देने का अगर आपको मौका मिलता है तो भी मैं तो उसे कहूँगा कि वो अपना आप एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि जितनी मतलब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे उतनी मतलब क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगी, और जितनी मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी उतना क्या होगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, गलती को जब आप एहसास करोगे, गलती को जब आप समझोगे तो आप बट ऑब्वियस बात है उसे रेक्टिफाई करोगे। जब रेक्टिफाई करोगे तो आपको उससे सीखने मिलेगा, पता चलेगा, और उन गलतियों को आप क्या करोगे, दोबारा अवॉइड करने की कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे। ठीक है, आते हम लोग यहाँ पे गुजरात की इकोनॉमी क्या लिखा हुआ है, एन ओवरव्यू, ऊपर से आपको दिखाना है। सोशल सेक्टर इन गुजरात, सामाजिक क्षेत्र गुजरात में किस प्रकार से काम कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण, एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। गुजरात इकोनॉमी इन रिलेशन टू इंडिया, कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर गुजरात का क्या योगदान है। एंड मेजर स्टेट्स इन रिसेंट डिकेड्स, अब आपको मेजर स्टेट्स मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। कौन से राज्यों के साथ में, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन राज्यों के सापेक्ष में देखा जाए या इन राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए तो गुजरात क्या आगे है, ज़्यादा विकसित है, या उन लोग से कम विकसित है। इसके बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है या स्टडी करना है। मेजर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार के नए नए मुद्दे आ रहे हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको अगर सर ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बुनियादी ढांचा जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कौन सा हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैटेगोरिकली क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का बना है, या तो किस प्रकार से वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। सोशल सेक्टर इन गुजरात, सामाजिक क्षेत्र, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ, कोऑपरेटिव आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका असर हम लोग को सोशो इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के मुताबिक किस प्रकार से देखने को मिलता है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से देखने को मिलता है। फाइन, नेक्स्ट जो पार्ट लिखा हुआ है वो क्या है, वो ये है इंडियन पब्लिक फिनांस। इंडियन पब्लिक फिनांस में आप देख सकते हो, ये प्रीलिम्स से कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मेंस में लिखा हुआ है क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग। यहाँ पे जीपीएससी में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जीपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है। विस्तार में इसका वर्णन किया हुआ है, किस तरह से, किस प्रकार से। इंडियन टैक्स सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, डेफिसिट एंड सब्सिडीज इन द इंडियन इकोनॉमी, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। वित्तीय तौर पे देखा जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंध किस प्रकार से। रिजल्ट, फिजल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट। अब आपको वैसे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है, ये आरबीआई करता है। ये कौन करती है, आपको वैसे केंद्र सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक करने वाला कौन है, आरबीआई। एक करने वाला कौन सा है, भारतीय सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जीपीएससी में अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर पे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पूरी तरह से तर्क कर दो। क्यों, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है क्लियरली एकदम, वो क्या लिखा है, जीएसटी, कंसेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। स्टेबिलाईजेशन मतलब किस तरह से होता है, बैलेंस नहीं, स्टेबिलिटी क्या बोलेगा उससे, मतलब महंगाई जब बहुत बढ़ जाती है या अर्थव्यवस्था जब बहुत पूरी तरह से ऊंची नीची हो जाती है तो उसका हम लोग स्टेबिलिटी, उसे हम लोग स्थिर कैसे करेंगे, वो चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेड, फिजल, इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, ये जीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, जबकि यूपीएससी के सिलेबस में आप देख सकते हो ऐसा कोई भी क्लैरिटी दी नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत हद तक क्लैरिटी आप देख सकते हो। तो जब क्लैरिटी होगी तो आपको रास्ता पता चलेगा, और जब रास्ता आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना क्या होगा, आप मंजिल की तरफ जल्दी पहुँच पाओगे। ठीक है, यकीन मानिए कि बहुत सारी कोचिंग क्लास में मैंने देखा हुआ है कि ये लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते ही नहीं है। बारों बार ये लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं ताकि उन लोग का खर्चा पानी बचे। जबकि अगर आपका सिलेबस क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल।
ठीक है। यहाँ पे आते हम लोग, देखिए यूपीएससी के ट्रेड सेक्टर कहीं भी लिखा हुआ नहीं, जबकि यहाँ पे क्या है, ट्रेड सेक्टर को लेके भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र। अभी जब कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में भी क्या हम लोग देखते हैं कि इन लोग ने बहुत एक्सप्लिसिटली देखा जाता है, इसका वर्णन किया हुआ, इसके बारे में चर्चा की हुई और इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ भी है। एक्सटर्नल सेक्टर में भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और कृषि क्षेत्र में भी हम लोग देख सकते हैं इन लोग ने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ों को कवर अप कर लिया है। कौन सी चीज़ों को, गवर्नेंस, शासन को लेके, शासन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं वो टॉपिक भी किए हैं, ज्योग्राफी को लेके भी टॉपिक्स किए हैं, भूगोल को लेके टॉपिक्स भी किए, पर्यावरण को लेके भी किए हैं, अर्थव्यवस्था को लेके भी किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके, मतलब कि बुनियादी ढांचे को भी लेके इन लोग ने इसका ठीक तरह से वर्णन किया हुआ है। और वैसे ही आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर, मतलब कि यूपीएससी में भी बहुत क्लियर कट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लैंड फॉर्म्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि भारत के अंदर अलग अलग विस्तार में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कौन से अलग अलग प्रकार है और माध्यम कौन से हैं। इकोनॉमी को लेके वो क्या है लिखा हुआ है, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता कीमत, ठीक है, और किसानों को किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर फाइनेंस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बुनियादी ढांचे को भी लेके इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका वर्णन किया हुआ है। फूड सिक्योरिटी को लेके भी चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेके चीज़ें दी हुई है। एक ही चीज़ जहाँ पे आपको फर्क दिखेगा वो कौन सा टॉपिक है, वो है WTO का टॉपिक, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो क्या करता है, व्यापार को आगे बढ़ाना, व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इसके बारे में ऐसा कोई वर्णन किया हुआ नहीं है। मतलब भी यहाँ पे भी एक चीज़ आपको वही कॉमन देखने को मिल रही है, क्या है कि दोनों का सिलेबस बहुत हद तक कॉमन है, मतलब कि एक समान है। अंडरस्टूड। चले आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। वो क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस देख सकते हैं, या तो कौन से प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो प्रश्न पूछने की संभावना है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत सरकार की कौन सी पॉलिसी, नीति क्या है, उसमें लोग अगर बदलाव करते हैं तो उसका असर ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि ज़मीनी स्तर पे इसका असर क्या हो सकता है या होने की संभावना है। यहाँ पे भी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर इन लोग ने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, एक्सप्लिसिटली देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। मतलब क्या है कि जीपीएससी का जो सिलेबस है दैट इज एक्चुअली मोर क्लियर एंड मोर रिफाइंड एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। यही तो वजह है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अगर आप लाइन बाय लाइन सिलेबस को अगर आप कवर करते जाओगे तो इवेंचुअली एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप शायद यूपीएससी के स्टूडेंट से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, आपका प्रदर्शन उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेबस जब डिटेल में दिया हुआ है तो आपने ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है और उसी प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्रीवियस पेपर्स के अंदर। अंडरस्टूड। मतलब पिछले वर्षों के अगर आप पेपर का सॉल्यूशन करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। फाइन। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए बुनियादी ढांचे पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, खाली मेंस में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसका विस्तार में वर्णन किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पानी, ठीक है, शौचालय, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, बिजली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको लेके कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, होने की संभावना है। ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए हम लोग किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बुनियादी ढांचा बनाते हैं। पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यस। इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये जो है ये आपका जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपके प्रीलिम्स में एक जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट की गणना करने के लिए हम लोग कौन से रिपोर्ट का उपयोग करते हैं या कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है जीपीएससी की मेंस के सिलेबस में वो लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वही डिट्टो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई देखने को मिल रही है।
मतलब क्या है कि जीपीएससी का अगर आप सिलेबस ठीक तरह से कर रहे हो, तैयारी करोगे, आप आपका यूपीएससी का बहुत सारा अधिकतर या तो एक अंश से ज़्यादा आपका सिलेबस यूं ही कवर अप हो जाएगा या तो रेडी हो जाएगा। ठीक है। डेमोग्राफिक्स मतलब जनसंख्या। तो जनसंख्या की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। जबकि यहाँ पे उसका वर्णन जो है वो बहुत खुल के किया हुआ है, एक्सप्लिसिट तरीके से किया हुआ है और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ भी है। सोशल डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कौन से मापदंड का उपयोग करते हैं उसके बारे में भी इन लोगों ने चर्चा की है। पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, सेक्स एंड एज कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लोग कौन से क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं या तो कौन से क्षेत्र के अंदर वो अपना कारोबार या कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। यस, डेफिनेटली इसके बारे में चर्चा की हुई है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सौनो साथ सौनो विकास, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम लोग किस तरह से विकास कर सकते हैं और किस तरह से भारत को आगे लेके जा सकते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी, यहाँ पे भी कोई एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही वेग है। जो चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ का वर्णन किया हुआ है वो कहाँ पे किया हुआ है, वो वर्णन किया हुआ है मेंस के अंदर। ठीक है, मेंस के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वही सेम चीज़ आप कहाँ पे देख सकते हो। आप कहोगे सर ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फाइन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मुझे आपको वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब किसके आधार पे आते हैं, आप कहोगे सर करंट अफेयर्स के आधार पे आते हैं। तो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक के अलावा कौन से टॉपिक्स है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ओवरलैपिंग है। ये वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के बाद आप देख सकते हो सीसेट पेपर 2। सीसेट पेपर 2 मतलब कौन सा टॉपिक, जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला टॉपिक होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप देख सकते हो, शुरुआती यूपीएससी ने किससे की है, यूपीएससी ने शुरुआत की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत की है तो यहाँ पे प्रश्न कौन से आ सकते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ वाले प्रश्न आ सकते हैं जो ये लोग पूछते भी है। जबकि यहाँ पे इसके बारे में ऐसा कोई वर्णन किया हुआ नहीं है। जब वर्णन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से सवाल नहीं आ सकते, इन लोग ने अभी तक पूछे नहीं है। तो जब नहीं पूछे तो इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे अधिकतर जो भी प्रश्न आएंगे वो सब कौन से टॉपिक में से आएंगे, आप कहोगे सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ही अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद में जो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो मेंस का पेपर है। वो कौन से 2 पेपर है, वो है क्वालिफाइंग पेपर्स। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के अंदर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स आते हैं। वो कौन से 2 क्वालिफाइंग पेपर्स आते हैं, एक आता है इंग्लिश लैंग्वेज और एक आता है आपका रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये 2 पेपर्स जो है इसका वेटेज कितना होता है, आपको वैसे 300 मार्क्स, लेकिन उससे से मार्क्स कितने लाने होते हैं, 75 मार्क्स, 75। मतलब आपको मार्क्स कितने लाने हैं, केवल आपको 75, 150, 220, मतलब आपको केवल 25% मार्क्स ही लाने होते हैं आउट ऑफ दैट 300 मार्क्स। 300 मार्क्स से केवल आपको 75 मार्क्स लाने, मतलब कि 25% के बराबर मार्क्स लाने, तो भी लोग इसमें फेल होते हैं। और उसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें दोबारा वही कॉमन है। कौन सी चीज़ें कॉमन है, एक है एसेस, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे राइटिंग। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आगे से ऑलरेडी कर लिया है हम लोग ने। रिपोर्ट राइटिंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। प्रेस रिलीज, अपील, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, जबकि वहाँ पे किया हुआ नहीं है। देख लीजिए प्रिसाइज राइटिंग, यस प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, फिर है इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा की हुई नहीं है। सेम इज केस विथ इंडियन लैंग्वेज पेपर। तो इंडियन लैंग्वेज में भी हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी है। कौन सी चीज़ें कॉमन है, देख लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देख लीजिए 1 सेकेंड, मीडिया कवरेज, लेटर राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन कॉम स्किल्स नहीं है। फाइन, जो चीज़ नेक्स्ट लिखी हुई है प्रिसाइज राइटिंग। क्या प्रिसाइज राइटिंग यहाँ पे लिया हुआ है, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबुलरी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू कंपल्सरी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ट्रांसलेटिंग कंपल्सरी लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आप देख सकते हो, भले यहाँ पे कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, दोनों के अंदर आपको फ़ायदा मिल सकता है। मतलब कि इसका फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलेगा और उसका फ़ायदा आपको दोबारा यहाँ पे भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा या तो बहुत अधिक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया, इसके मुताबिक आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी और जीपीएससी का अधिकतर जो सिलेबस है, बहुत अंश तक जो सिलेबस है वो कॉमन है। कॉमन मतलब एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप इसकी तैयारी सीरियसली कर रहे हो, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा कि आप दोनों के एग्जाम साथ साथ में दे पाओगे और आप दोनों की वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाओगे।
ठीक है। जो लोग जीपीएससी के एग्जाम पहले देते हैं उस या तो क्लियर करते हैं, उसका एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका पोस्टिंग गुजरात में ही रहेगा, या आपका पोस्टिंग गुजरात में रहेगा तो, और अगर आपके मार्क्स भी अच्छे हैं तो आपको जीएएस या जीपीएस का कैडर मिलेगा। तो आने वाले समय में आपका प्रमोशन फिर किस में हो जाएगा, जीएएस टू आईएएस और जीपीएस टू आईपीएस आपका प्रमोशन हो जाएगा। सबसे बड़ी फायदे वाली बात क्या होगी कि आपका पोस्टिंग गुजरात में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी का जो टॉपिक है, जो हमारा कोड जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आप में से अधिकतर लोग को समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय।